कभी सोचा है कि एक साम्राज्य खड़ा करने के लिए क्या सिर्फ तलवार और बंदूकें ही काफ़ी हैं? शायद नहीं। आज हम बात करेंगे ब्रिटिश भारत की उन दो जबरदस्त पॉलिसियों की जो किसी भी सेना से ज्यादा ताकतवर साबित हुईं। तो सवाल वही है, एक साम्राज्य बनाने का सबसे तेज और असरदार तरीका आखिर है क्या? क्या हमेशा जंग ही लड़नी पड़ती है या कोई और रास्ता भी है? इसका जवाब है पॉलिसीज। जी हाँ, युद्ध नहीं, नीतियां। अंग्रेजों ने ये बात बहुत जल्दी समझ ली थी। उन्होंने सैन्य ताकत के साथ साथ दो ऐसी चालाक राजनीतिक चालें चली जिन्होंने बिना बड़ी लड़ाइयां लड़े ही उन्हें भारत का, कह सकते हैं, मालिक बना दिया। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं, समझते हैं कि अंग्रेजों का ये पूरा शाही मंसूबा आखिर था क्या। और इस मंसूबे की पहली और शायद सबसे चालाक चाल थी सहायक संधि। नाम सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, सहायक मतलब मदद करने वाला। लेकिन ये दोस्ती का एक ऐसा जाल था जिसमें भारतीय रियासतें एक एक करके फंसती चली गईं। तो आखिर ये सहायक संधि थी क्या भला? देखिए, ये कागज पर एक बड़ा सीधा साधा अग्रीमेंट था। अंग्रेज भारतीय राजाओं से कहते थे, हम आपको बाहरी हमलों से बचाएंगे, आपको पूरी मिलिट्री प्रोटेक्शन देंगे। बदले में क्या मांगते थे? उनकी आज़ादी। धीरे धीरे राज्य बस नाम का आज़ाद रह जाता था, असल में वो अंग्रेजों पर पूरी तरह निर्भर हो जाता था। और इस जबरदस्त या कहूं शातिर पॉलिसी को भारत में जोर शोर से लागू करने वाला शख्स था लॉर्ड वेलेस्ली। 1798 में जब ये गवर्नर जनरल बनकर भारत आया तो इसका बस एक ही मकसद था, किसी भी तरह ब्रिटिश प्रभाव को तेजी से फैलाना। अब ये स्लाइड सच में दिलचस्प है। ये दिखाती है कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता था। सोच कर देखिए, सबसे पहले एक राजा को अपनी खुद की सेना खत्म करनी पड़ती थी, फिर अपने ही राज्य में अपने ही खर्चे पर ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी रखनी पड़ती थी। मतलब अपनी हिफाजत के लिए दूसरों को पैसे दो। इतना ही नहीं, उनके दरबार में एक ब्रिटिश अफसर बैठता था जिसे रेजिडेंट कहते थे। कहने को तो वो सलाहकार था, पर असल में वो अंग्रेजों का जासूस था जो हर मामले में दखल देता था। और सबसे बड़ी बात, राजा किसी भी दूसरे राज्य से, चाहे वो पड़ोसी ही क्यों ना हो, अंग्रेजों से पूछे बिना कोई रिश्ता नहीं रख सकता था। मतलब सारी ताकत खत्म। और ये पॉलिसी, ये कितनी कामयाब रही। सबसे पहले 1798 में हैदराबाद के निजाम इस जाल में फंसे और फिर तो जैसे एक लाइन ही लग गई। 1 साल के अंदर ही मैसूर और तंजौर भी आ गए और 1801 तक अवध जैसा बड़ा और ताकतवर राज्य भी सहायक संधि को मानने पर मजबूर हो गया। तो ये तो थी एक चाल। अब बात करते हैं दूसरी पॉलिसी की, जो सहायक संधि से भी ज्यादा सीधी और कह सकते हैं क्रूर थी। इसका नाम था हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसमें कोई दोस्ती का दिखावा नहीं था, सिर्फ सीधा कब्जा था। तो ये हड़प नीति क्या थी? इसका रूल बड़ा सिंपल और खतरनाक था। अगर किसी राजा की मौत हो जाती है और उसका अपना कोई बेटा मतलब नेचुरल वारिस नहीं है, तो उसका राज्य खत्म। वो सीधा ब्रिटिश भारत का हिस्सा बन जाएगा। और सबसे बड़ी शर्त ये थी कि गोद लिए हुए बेटे को वारिस नहीं माना जाएगा, जो कि भारतीय परंपरा के बिल्कुल खिलाफ था। और इस पॉलिसी का मास्टरमाइंड था लॉर्ड डलहौजी। 1848 में गवर्नर जनरल बनने के बाद डलहौजी का तो एक ही एजेंडा था, ज्यादा से ज्यादा भारतीय रियासतों को सीधे ब्रिटिश झंडे के नीचे लाना। और डलहौजी ने इस काम को कितनी तेजी से अंजाम दिया, ये आप इस टाइमलाइन में देख सकते हैं। ये वाकई हैरान करने वाला है। 1848 में सतारा गया, अगले ही साल जैतपुर, फिर 1853 में झांसी और 1854 में नागपुर। एक के बाद एक कई रियासतें नक्शे से मिटा दी गई। तो अगर हम इन दोनों पॉलिसियों को आमने सामने रखकर देखें तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। सहायक संधि एक तरह का इनडायरेक्ट कंट्रोल था, मतलब अप्रत्यक्ष नियंत्रण। राजा गद्दी पर तो रहता था पर उसकी कोई चलती नहीं थी। दूसरी तरफ हड़प नीति थी, डायरेक्ट एनेक्सेशन यानी सीधा विलय। इसमें राजा का पद ही खत्म कर दिया जाता था। एक में धीरे धीरे असर डाला जाता था, दूसरे में तेजी से कब्जा कर लिया जाता था। अब जाहिर सी बात है, जब आप इतनी आक्रामक नीतियां अपनाएंगे तो उसका नतीजा भी कुछ होगा। और नतीजा ये हुआ कि पूरे भारत में धीरे धीरे गुस्सा और असंतोष की आग सुलगने लगी। एक बड़े विद्रोह की जमीन तैयार हो रही थी। और फिर वो साल आया, 1857। ये सिर्फ एक साल नहीं था, ये वो ज्वालामुखी था जो सालों से दबे हुए गुस्से के बाद आखिरकार फट पड़ा। इस विद्रोह की आग में घी डालने का काम किया अवध के विलय ने। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है,
अवध को हड़प नीति से नहीं मिलाया गया, बल्कि उस पर कुशासन का बहाना लगाया गया कि वहां का नवाब ठीक से राज नहीं कर पा रहा। इस एक घटना ने लोगों के मन में ये डर पक्का कर दिया कि अंग्रेज किसी भी बहाने से किसी भी राज्य को हड़प सकते हैं। तो 1857 की क्रांति के बीज इन्हीं पॉलिसियों में बोए गए थे। सहायक संधि के तहत अपनी आजादी खो चुके राज्य, हड़प नीति से नाराज लोग जैसे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अवध के विलय से जो गहरा अपमान हुआ था, इन सब ने मिलकर एक ऐसी भावना पैदा की कि अंग्रेज धीरे धीरे भारतीय सत्ता को पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं। बस एक चिंगारी की जरूरत थी। तो आखिर में ये सब हमें एक ही बात पर वापस ले आता है, कलम की ताकत। इन संधियों ने, इन नीतियों ने वो कर दिखाया जो शायद बड़ी बड़ी सेनाएं भी न कर पाती। 2 नीतियां, पर लक्ष्य सिर्फ एक, भारत में ब्रिटिश पावर को पूरी तरह से मजबूत करना। और ये लक्ष्य उन्होंने लगातार जंग लड़कर नहीं, बल्कि राजनीतिक दांवपेंच और कागजी कार्रवाई से हासिल किया। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या सच में राजनीतिक चालें और कूटनीति तलवार की धार से ज्यादा ताकतवर होती हैं? सोचिएगा जरूर।